रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी सुबह सुबह उठकर अपने काम में लग गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी सास सुमन की चाय लेट हुई तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। पति कमल का लंच समय पर तैयार नहीं होगा तो वो गुस्से में भूखा ही ऑफिस चला जाएगा, और ननद निशा को नाश्ते में सैंडविच नहीं मिला तो वो बिना खाए चली जाएगी। बेचारी ये सब सोचकर जल्दी जल्दी सारा काम कर रही होती है। तभी कमल कमरे से आवाज मारते हुए आकर बोलता है, अरे नंदिनी, मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ रखी है? जल्दी से आकर दो यार। रसोई से भागकर नंदिनी कमरे में जाती है और कमल को उसकी शर्ट देकर वापस से रसोई में जा रही होती है। तभी निशा अपने कमरे से आवाज मारते हुए नंदिनी को कहती है, भाभी जरा मेरी रेड वाली ड्रेस भी ढूंढ दो जल्दी, मैं जब तक नहा के आती हूँ। निशा की बात सुनकर नंदिनी उसकी रेड ड्रेस निकालकर उसे बेड पर रख देती है, और जैसे ही वो फिर से रसोई की तरफ बढ़ती है तो उसकी सास सुमन उसको बोलती है, बहू आज मेरी चाय मिलेगी या नहीं? चाय की बात सुनकर नंदिनी जल्दी से रसोई की तरफ भागती है, लेकिन उसी बीच वो चक्कर खाकर हॉल में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब कमल अपने कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आ रहा होता है तो नंदिनी को जमीन पर बेहोश देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, नंदिनी, माँ, निशा, बाहर आओ, देखो नंदिनी को क्या हुआ। कमल नंदिनी को उठाकर सोफे पर लेटाता है। इतने में सुमन आकर उसको बेहोश देखकर बोलती है, हाय क्या हुआ बहू को? मैंने मना किया था इसको ये व्रत वगैरह मत रख। 3 साल से माँ बनने के लिए व्रत कर रही है, बताओ हो गई ना बेहोश कमजोरी के कारण। माँ इस वक्त ये छोड़ो और डॉक्टर को बुलाओ। एक तरफ कमल डॉक्टर को कॉल करता है तो दूसरी तरफ बेहोश पड़ी नंदिनी के सपने में माता रानी प्रकट होती है, जहाँ नंदिनी उनको देखकर हाथ जोड़े उनका आशीर्वाद लेते हुए बोलती है, हे माता, ये सपना है या हकीकत? आप साक्षात मेरे सामने खड़ी हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी पुत्री, ये तुम्हारे कठोर तपस्या का फल है। इतने समय से तुमने मेरे नाम का उपवास रखा, इसलिए आज मैं तुमको फल देने आई हूँ। तुम्हारी कोख में गर्भ धारण हो चुका है, शीघ्र ही तुम माँ बनने वाली हो। आप सत्य कह रही हैं माँ, मेरी तपस्या सफल हुई, लेकिन क्या पुत्री, तुम प्रसन्न नहीं हो? माता, मेरे गर्भवती होने के कारण सारा काम मेरी माँ समान सास को करना पड़ता है। ननद जी खुद तो काम की वजह से बाहर रहती हैं। मैं गर्भावस्था में जमकर काम कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति दीजिए। बस इतनी सी बात पुत्री, तो ठीक है, मैं तुमको 5 हाथों की शक्ति प्रदान करती हूँ। अब तुम अपने 5 हाथों का इस्तेमाल करके हर कार्य को बहुत ही तेजी से कर पाओगी। पर एक बात का ध्यान रहे, एक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें कोई ना देखे, अन्यथा वो शक्ति उसी वक्त तुमसे छीन ली जाएगी। जब भी इस शक्ति का इस्तेमाल करना हो तो आंखें बंद करके मेरा ध्यान करना। आपका धन्यवाद माता, आप धन्य हैं। इतना बोलकर नंदिनी अपना सर झुकाते हुए माता को धन्यवाद देती है। तब तक माता नंदिनी के सामने से ओझल हो जाती है, और उसी वक्त नंदिनी बेहोशी से बाहर आती है तो उसकी सास कहती है, बहू तो माँ बनने वाली है, तेरी तपस्या सफल हुई, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ नन्नी, मैं भी बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अभी अभी डॉक्टर ये बता कर गए हैं। मुबारक हो भाभी। ये सुनकर नंदिनी को विश्वास हो जाता है कि जो बेहोशी के समय उसने देखा था वो सपना नहीं हकीकत था। उसके ससुराल में सब खुश थे, लेकिन अब उसके गर्भवती होने पर उसकी सास उसको काम करने से मना करने लगी, जिस पर नंदिनी बोलती है, माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं? मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी और खुद को भी। आप जाकर आराम कीजिए और आप दोनों नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी रसोई में जाती है और आसपास किसी को ना देखकर अपनी आंखें बंद करके माता का ध्यान करती है, और उसके 5 हाथ प्रकट हो जाते हैं, जिससे वो सबके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बना लेती है।
और कुछ ही देर में टेबल पर नाश्ता परोसती है। खाने में अपनी मनपसंद की डिश देखकर कमल और निशा बोलती है। वाह भाभी, आपने तो बड़ी जल्दी मेरा सैंडविच बना दिया, शुक्रिया आपका। हाँ, मेरे लिए भी। मेरा मनपसंद नाश्ता बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों नाश्ता करो, मैं माँ जी को चाय देकर आती हूँ। नंदनी अपनी सास को उसके कमरे में चाय देने के बाद कमल और निशा के जाते ही अपने 5 हाथों का इस्तेमाल करके पूरा घर साफ कर देती है। कपड़े, बर्तन, सब काम चुटकियों में पूरा कर लेती है। और जब कुछ ही देर में सुमन कमरे से बाहर आती है तो घर को चमकता हुआ देखकर बोलती है, अरे ये साफ सफाई किसने करी इतनी जल्दी? तभी वहाँ नंदनी आकर बोलती है, मैंने सासू माँ दोपहर का खाना भी तैयार कर दिया है, आपको जब भूख लगे बता देना, मैं परोस दूंगी। बहू ऐसी हालत में इतना काम करोगी तो थक जाओगी, बच्चे पर भी बुरा असर होगा इसका। माँ जी कुछ नहीं होगा, न मुझे न मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को। मैं सब काम करते हुए अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती हूँ। ऐसे ही समय गुजरता है। नंदनी अपने 5 हाथों का इस्तेमाल करके घर के सारे काम फटाफट कर लेती थी और किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब उसकी प्रेगनेंसी को 8 महीने हो चुके थे। घर में गोद भराई का फंक्शन था। सभी मेहमानों के आने का वक्त हो गया था। तभी सुमन परेशान होकर बैठी होती है और ये देखकर नंदनी उससे बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, इतने लोगों का खाना बनाने के लिए जिस हलवाई को बुलाया था वो अचानक ही बीमार पड़ गया और अब आ ही नहीं पाएगा। अब इतने कम समय में किसको बुलाऊं? बस इतनी सी बात, मैं बनाऊंगी ना सारा खाना, किसी को क्या बुलाना, आप चिंता मत कीजिए। बहुत तेरी ही गोद भराई है और तू काम करेगी, वो भी ऐसी हालत में? कभी नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं खाना बनाऊंगी। माँ जी बाहर मेहमानों का आना शुरू हो गया है, आप उनका स्वागत कीजिए, मैं बना लूंगी ना सारा खाना, कोई परेशानी नहीं होगी, जाइए। ठीक है बहू, तू कहती है तो मान लेती हूँ, लेकिन संभल के करियो काम और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दियो। ठीक है माँ जी। सुमन घर में आते मेहमानों का स्वागत करने चली जाती है और दूसरी तरफ नंदनी रसोई में जाकर किसी को आसपास ना देखकर वापस से अपने 5 हाथों को प्रकट करके उनके इस्तेमाल से जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है और कुछ ही देर में वो लगभग सारा खाना बना लेती है। तभी बाहर मेहमानों का स्वागत करती सुमन नंदनी की कोई खबर न आने पर खुद से बोलती है, ये बहू ने अभी तक किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। निशा भी यही है, अकेले कैसे कर रही है सब कुछ, मैं ही देख कर आती हूँ। सुमन रसोई की तरफ जाती है तो निशा उसको रोकते हुए नंदनी के बारे में पूछती है तो सुमन उसको सब कुछ बताती है, जिस पर निशा बोलती है, क्या भाभी ऐसी हालत में भी अकेली लगी हुई हैं? चलो माँ, मैं उनके साथ जाकर उनकी हेल्प करवा देती हूँ। निशा और सुमन साथ में रसोई की तरफ जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही वो नंदनी को 5 हाथों के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन नंदनी को उनके आने का पता नहीं होता। पर अब अचानक ही उसके 5 हाथ अपने आप गायब हो जाते हैं, जिस पर वो हैरान होकर बोलती है, हे माँ, मेरे हाथ कहाँ गए, मेरी शक्तियाँ कैसे चली गई? नंदनी आसपास नजर घुमाकर देखती है। इतने में सुमन और निशा छुप जाते हैं और किसी को वहाँ ना देखकर नंदनी बोलती है, हे माँ, मुझे तो किसी ने नहीं देखा 5 हाथों से काम करते हुए, फिर मेरी शक्तियाँ कैसे छिन गई? अब मैं काम कैसे करूँगी इस हालत में? मेरी जगह मेरी सासू माँ को काम करना पड़ेगा, जो मुझसे कतई नहीं देखा जाएगा। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे दीजिए। नंदनी के मुंह से उसकी शक्तियों और उसके पीछे का कारण सुनकर सुमन और निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों उसके सामने आकर बोलती हैं, बहू तूने हमारी वजह से ये शक्तियाँ खोई, क्योंकि हमने देख लिया था तुझे। लेकिन बहू तूने ये शक्तियाँ सिर्फ इसलिए ली ताकि हमें काम न करना पड़े। हाँ माँ जी, मैं नहीं चाहती थी कि बहू के होते हुए आप लोगों को काम करना पड़े, लेकिन अब मेरी शक्तियाँ चली गई हैं। भाभी आप रो मत, आपके 3 हाथ गायब हुए हैं, लेकिन आपको 4 हाथ मिल भी तो गए ना। अब मैं और माँ आपकी मदद करेंगे, आप कुछ भी अकेले नहीं करोगी, इसलिए अब आप इन शक्तियों के जाने का दुख मत मनाओ। इतना बोलकर निशा और सुमन नंदनी को चुप करवाकर उसकी मदद करने लगते हैं
जिसके बाद सब मिलकर उसकी गोद भराई की रस्म को अच्छे से मनाते हैं। साथ ही अगर घर के सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे रहे तो हमें ऐसी किसी भी शक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मोहिनी बासु अपने बेटे अनुराग और नई नवेली बहू प्रेरणा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। प्रेरणा एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम करती थी और साथ ही साथ अपनी सास की खूब सेवा करती थी। प्रेरणा की सास मोहिनी अपनी बहू से बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन उसकी सास अपने बेटे अनुराग से बोलती है, भगवान की दया से मुझे तो बहू बड़ी अच्छी मिली है। अब आगे की उम्र आराम से कट जाएगी। एकदम सही कह रही हो माँ। प्रेरणा इतनी पढ़ी लिखी है और इसके बावजूद उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है। पास ही खड़ी अनुराग की बीवी प्रेरणा अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगती है। इसी तरह इन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में एक तूफान आता है, यानी कोकिला, अनुराग की मौसी, जो स्वभाव से नकचड़ी, जुबान से तीखी और एक नंबर की कामचोर थी। उन्हें देखकर अनुराग बोलता है, अरे क्या हुआ मौसी जी, आप अचानक कैसे आ गई? क्या मैं आ नहीं सकती? अगर इतनी दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो बस मजाक कर रहा है। आप बुरा मत मानो, आपका ही तो घर है। इस तरह कोकिला जब भी आती तो महीनों अपनी बहन मोहिनी बासु के घर रह जाती और उसके पूरे घर में अपना हुक्म चलाती रहती थी। बस इसी तरह एक महीना बीत गया। प्रेरणा सारा दिन किचन में खाना बनाती और कोकिला मौसी बैठकर खाना खाती और सारा दिन टीवी देखती रहती थी। साथ ही कोकिला प्रेरणा को काम पे काम बताती रहती थी और उस काम में नुक्स निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अरे प्रेरणा बहू, ये कैसे बर्तन धोए हैं? अरे ढंग से झाड़ू भी नहीं लगाई। अरे कपड़े भी गंदे लग रहे हैं, ढंग से धो के ला। जी मौसी जी, मैं सब कुछ दोबारा कर देती हूँ। एक दिन प्रेरणा काम से थक हार कर अपने कमरे में लेटी थी। तभी वहाँ पर उसकी सास मोहिनी और उसका पति अनुराग आ जाते हैं। क्या हुआ प्रेरणा बेटा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है। पैर में दर्द तो होना ही है, सारा दिन घर का काम करती रहोगी। पता नहीं यार ये कोकिला मौसी कब जाएंगी। सही बोल रहे हो बेटा, पर मैं उनको जाने के लिए भी तो नहीं कह सकती। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप बस देखते जाओ। इसी तरह प्रेरणा, प्रेरणा का पति अनुराग और प्रेरणा की सास मोहिनी तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह कोकिला मौसी को उनके घर वापस भेजा जाए और घर की शांति को भी बनाए रखा जाए। एक सुबह प्रेरणा रसोई में जाती है और गिरने का नाटक करती है। हाय हाय, मैं तो मर गई। हाय हाय, मेरी कमर टूट गई। हाय, अरे गिर कैसे गई तुम? अरे मौसी जी, मेरी मदद कीजिए ना, सासू माँ घर पर नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, बड़ा दर्द हो रहा है। ले हाथ ले मेरा, उठ जा। अरे उठ जा। मौसी जी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। चल कोशिश कर, उठ जाएगी, उठ उठ। तभी प्रेरणा की सास मोहिनी भी वहाँ आ जाती है। सब लोग प्रेरणा को उठाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। प्रेरणा बार बार उठने का नाटक करती है मगर उठ नहीं पाती। प्रेरणा कोकिला की तरफ देख के कहती है, मौसी जी, मुझे लगता है ना मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी जब तक मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं हो जाता। क्या आप मम्मी जी की मदद कर देंगी? अरे सठी आ गई है क्या? मैं और कम। दीदी, वैसे प्रेरणा सही कह रही है, मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाऊंगी। अरे छोड़ो तुम सब, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, ठीक हो जाएगी महारानी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस आज रात का खाना बना लीजिए और घर के काम में माँ जी की हेल्प कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। तभी अनुराग भी वहाँ आ जाता है और प्रेरणा को देखता है और समझ जाता है कि जो हो रहा है वो सब कुछ प्रेरणा ने जानबूझकर ही किया है। तभी अनुराग अपनी माँ से कहता है, अरे कहाँ रह गई माँ, जल्दी से नाश्ता बना दो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, पर मैं तो प्रेरणा
तो क्या हुआ माँ, मेरी माँ समान मौसी जी है ना, एक दिन बना देंगी मेरे लिए नाश्ता। मैं क्यों मौसी जी, इतना तो आप करेंगी ही ना मेरे लिए। ठीक है, बना देती हूँ। तभी कोकिला बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन इसी तरह बीतते जाते हैं। प्रेरणा ठीक ना होने का ड्रामा करती रहती है और अपनी मौसी कोकिला से घर का सारा काम करवाती रहती है। एक सुबह अनुराग प्रेरणा के पास जाता है और कहता है, अरे क्या बताऊं प्रेरणा, मुझे मौसी जी को इस तरह घर का काम करते देख बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, अब बस एक काम और कर दो, मौसी जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि कल दोपहर खाने पर आपके कुछ दोस्त आ रहे हैं, फिर देखना। ठीक है, अभी बोल देता हूँ। अनुराग जाकर अपनी मौसी कोकिला को वही सारी बातें कह देता है जो प्रेरणा ने उसे कहा था। अनुराग अपने दोस्तों के आने की बात बता देता है। अनुराग की बात सुनकर कोकिला गुस्से से तिलमिला जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी प्रेरणा की सास मोहिनी वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप सामान क्यों पैक कर रहे हो? क्या बात है? आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे भी मेरे घर वापस जाना है। पर क्यों दीदी? रुक जाओ ना, ये भी तो आपका घर है। नहीं छुटकी, अब बहुत रह लिया, अब तो जाना ही होगा। पर दीदी, इतने में क्या जल्दी है? नहीं, अब तो बस मुझे मेरे घर जाना है। दीदी, कल मेहमान आ रहे हैं, कम से कम उनसे तो मिल लो, बड़ा अच्छा लगेगा उनको आपसे मिलकर। अरे तू मेरी बात नहीं समझ रही, इतने दिन हो गए, अब तो जाना ही है। तभी वहाँ अनुराग भी आ जाता है और कोकिला को सामान बांधते देख कहता है, अरे मौसी जी, आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर, वो भी इतनी जल्दी? बस बेटा, अब घर की याद आ रही है। लेकिन मौसी जी, आपने तो कहा था कि लंबे टाइम तक रुकेंगी हमारे साथ, अब क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों चल पड़ी आप? हाँ बेटा, मैंने भी यही कहा था, पर तेरी मौसी तो सुनती ही नहीं। हाँ, रुकने वाली तो थी, पर शाम को तुम्हारे जीजा जी का फोन आया, गाय बीमार है और तुम्हारे जीजा को खाने पीने में दिक्कत भी आ रही है, तो मुझे जाना ही होगा। चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। चिंता मत करो, तुम अपना और अपनी बहू का ख्याल रखो बस। दीदी, प्रेरणा से तो मिल लो। कोकिला प्रेरणा के रूम में जाती है और प्रेरणा को अपना आशीर्वाद देती है और कहती है, मेरी प्यारी बहू, बहुत सेवा की तूने मेरी, अब मैं चलती हूँ। मौसी जी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मेरे ठीक होने तक तो रुक जाओ, अभी तो मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। नहीं बेटा, बहुत सेवा हो गई। ठीक है, मेरी प्यारी मौसी, जल्दी आना, मिस यू सो मच। इस तरह कोकिला वहाँ से चली जाती है और अनुराग की माँ मोहिनी और बीवी प्रेरणा तीनों मिलकर बहुत हंसते हैं। नव्या घर में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उसकी माँ सुलोचना वहाँ आकर बोलती है, अरे ये क्या, सुबह सुबह कसरत करने में लग गई, पहले ही इतनी पतली है, अब क्या विलुप्त होना चाहती है? क्या माँ? औरों की माँ कहती है कि सुबह सुबह उठकर कसरत किया करो, आपकी बेटी बिना कहे करती है तो भी आपको दिक्कत है। अरे तो और बच्चे थोड़े मोटे और हेल्दी होते हैं, इसलिए उनको कसरत की जरूरत होती है, पर तू तो सूख के कांटा हो रखी है। अरे माँ, इसे जीरो फिगर कहते हैं। आप ना अभी आजकल के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो, आप भी कर लो, ट्रेंडिंग में है। मुझे नहीं जानना तेरा ये ट्रेंडिंग फ्रेंडिंग। नाश्ता बना दिया है, नहा धोकर आजा खाने के लिए। ऑयली फूड तो नहीं बनाया ना आपने? मेरा फिगर खराब हो जाएगा। घास फूस ही बनाई है कुपोषित इंसान, आजा और चर ले। फिर ठीक है, आती हूँ। नव्या एक्सरसाइज करने के बाद में फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है, जिसके बाद वो अपनी स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड सोफिया को भी साथ लेती है। कुछ देर में दोनों कॉलेज पहुंचती हैं, जहां उसकी कॉलेज की साथी मिया अपनी दोस्त के साथ खड़ी उससे बोलती है, लो जी, आ गई सूखी लकड़ी, शुक्र है आज तेज हवा नहीं चल रही, वरना ये तो उड़ जाती। ओए खाने की खदान, मेरी दोस्त के बारे में कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। खुद को देखा है, खा खा कर भैंसी होए जा रही है, और मेरी दोस्त ना तुझसे लाख गुना अच्छी है।
ओ ज्यादा बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगी। आई बड़ा हिमायती बनने वाली। यार सोफिया, तू भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों के मुंह लगती रहती है। अरे ये लोग मुझसे जलते हैं इसीलिए मुझे नीचा दिखा रहे हैं। ये घंटों जिम में मेहनत करते हैं फिर भी मेरी तरह जीरो फिगर नहीं बना पाते। चिल बेबी। सही कहा। चल इनको गोली मार, हम अंदर चलते हैं। नव्या और सोफिया मिया को इग्नोर करके अंदर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुलोचना को अपनी बेटी के लिए सत्यम नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके कुछ दिन बाद में वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा देती है। ससुराल में आकर नव्या सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही अपनी एक्सरसाइज को भी जारी रखती है। एक सुबह नव्या को कसरत करता देखकर उसकी सास मधुमिता बोलती है, अरे बहू, ये कसरत वसरत करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, बल्कि खाने की जरूरत है। इतनी पतली है तू। तेरी माँ ने तो तुझे कुछ खिलाया नहीं, पर मैं तुझे खिला खिला के मोटा कर दूंगी। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मोटा नहीं होना। हाँ मैं पतली जरूर हूँ लेकिन बिल्कुल फिट हूँ। अरे आपको पता भी है ऐसा फिगर बनाने के लिए लड़कियाँ जिम में घंटों पसीना बहाती हैं, पैसा बहाती हैं और मुझे तो गॉड गिफ्टेड है, बस मेंटेन करना पड़ता है। अरे ये सब नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तेरे जैसे को कुपोषित बोला जाता है। कोई बात नहीं माँ जी, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि फिट रहना कितना जरूरी है। नव्या को आए दिन कोई न कोई उसके पतले शरीर के लिए ताना मारा करता, लेकिन वो किसी के कहने पर भी अपनी फिटनेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू, क्या ये तू कपड़ों से भरी बाल्टी छत पे रखाएगी या फिर किसी और को बुलाऊं? किसी और को क्यों बुलाना माँ जी, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। आज तक मैंने कोई काम करने से मना किया है। अरे नहीं बहू, बाल्टी गीले कपड़ों की है और भारी भी है, और तू ठहरी पतली दुबली, कहीं सीढ़ियों से गिर गई, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तुझसे पूछ लूं। अरे माँ जी, मैं बस दिखने में पतली हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में जान नहीं है। एक्सरसाइज कर करके मेरे मसल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अरे मैं भारी से भारी सामान आसानी से उठा सकती हूँ। रुकिए अभी दिखाती हूँ। नव्या कपड़ों से भरी हुई बाल्टी को बड़ी ही आसानी से उठाकर छत पर लेकर जाती है, साथ ही गीले कपड़ों को सुखाकर नीचे आ जाती है। ये देखकर मधुमिता बोलती है, अरे वाह, मुझे तो लगता था कि तू दुबली पतली है, तो तेरे अंदर जान ही नहीं है। यही सोच तो बदलनी है माँ जी। पतले होना और फिट होना दोनों में फर्क है, और मैं पतली नहीं, मैं भी फिट हूँ। बॉडी मेंटेन है मेरी एकदम। तो बहू ऐसा करना कि तू मुझे भी कल से वो एक्सरसाइज सिखा देना, मैं भी फिट रहूंगी तेरी तरह। आपके कहने का मतलब है एक्सरसाइज? ठीक है माँ जी, हम कल से ही शुरू करते हैं। नव्या अगली सुबह से अपनी सास को बेसिक एक्सरसाइज करवाना शुरू करती है, और देखते ही देखते उसके आस पड़ोस की औरतें भी फिट रहने के लिए नव्या के साथ एक्सरसाइज करना शुरू करती है। ये देखकर उसका पति सत्यम बोलता है, वाह जान, तुमने तो पूरे मोहल्ले को फिट करने का जिम्मा उठा लिया। मैं तो कहती हूँ आपको भी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, वरना जिस स्पीड के साथ आप पिज्जा और बर्गर ठूसते हैं ना, जल्दी आपका पेट निकल आएगा। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। मैं तुम्हारी तरह घास फूस खाकर जिंदगी नहीं जी सकता। पर सत्यम, जो चीजें आप खाते हो वो कितनी अनहेल्दी होती हैं, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, खोखला कर देती है हमें अंदर से। यार नव्या, एक ही तो जिंदगी है, इसको भी अपनी पसंदीदा चीजों को बिना खाए जाया कर दूं? ना बाबा ना, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा और बिंदास जीऊंगा। सत्यम की बात से नव्या बहुत प्रभावित होती है। वो अपनी जिंदगी को सोचते हुए बोलती है, यार जब से होश संभाली है ना, खुद को फिट रखने के लिए मैंने अच्छे अच्छे खाने को खुद से दूर रखा। कभी चॉकलेट नहीं खाई, कभी ऑयली फूड नहीं खाया, जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं खाया, हालांकि मेरा मन तो कितना करता था खाने का। क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई? सत्यम जी, मेरा बहुत मन करता है ये सब खाने का, लेकिन क्या करूं, जब दूसरे लोग मुझे देखकर फिट रहने की कोशिश करते हैं तो मैं इन सब चीजों को खुद से दूर ही रहने देती हूँ। पर जान, तुम ना ये सब खाते हुए भी खुद को फिट रख सकती हो। ज्यादा खाना तो बुरा है, ये मैं भी मानता हूँ, पर कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है, और तुम एक्सरसाइज करके आराम से उस खाने को पचा सकती हो। सच में? हाँ, यकीन नहीं है तो ट्राई कर लो। चलो हम कुछ बाहर खाने चलते हैं। सत्यम नव्या को खाना खिलाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहां नव्या काफी समय बाद में
अपनी पसंदीदा डिश को ऑर्डर करके एंजॉय करती है। अगली सुबह वो अपनी एक्सरसाइज को जारी रखती है, जिसके बाद से कभी कभी वो अपनी पसंदीदा चीजों को खाया करती और खुद को फिट रखने के लिए कसरत भी किया करती। उसके कारण आसपास के लोग भी खुद को फिट रखने के लिए उससे योगा और कसरत के तरीके सीखते, जिसके कारण अपने शहर में सबसे फिट लेडी का अवार्ड उसे मिलता है। और ये इनाम खुद शहर के चीफ एक फंक्शन के दौरान नव्या को देते हैं। चीफ से अपना अवार्ड लेते हुए नव्या बोलती है, मैं आज ये अवार्ड पाकर बहुत खुश हूँ। मेरे कारण कितने लोगों में फिटनेस को लेकर उत्साह जागा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। साथ ही ये अवार्ड उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो मुझे सूखी हड्डी और कुपोषित बोला करते थे। मिसेस नव्या, आप एक सच्ची प्रेरणा हैं। शादी के बाद भी खुद को इतना फिट रखना बहुत मुश्किल होता होगा ना। ये अपनी पसंदीदा खाने की चीजों से दूर रहकर खुद को मेंटेन रखना। जी नहीं सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, पर मैं अपनी पसंद की चीजें भी खाती हूँ और खुद को फिट भी रखती हूँ। मन की इच्छाओं को मारकर इंसान शरीर से तो फिट रह सकता है, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। इसलिए मेरे पति ने सिखाया है, खाते पीते खुद को फिट रखना चाहिए। बस हर चीज को लिमिट में खाना चाहिए, ताकि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट एंड फाइन रह सके। वेरी गुड मिसेस नव्या, आप सच में एक सच्ची इंस्पिरेशन है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी सर। नव्या ने खुद को कुपोषित और पतला कहने वालों के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा मार दिया, साथ ही जिंदगी को एंजॉय करते हुए और साथ ही अपनी फिटनेस भरी जिंदगी को जारी रखा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।